हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 11th जो हमारी चली हुई है उसमें आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन हमारा लेसन चला हुआ है और हम कर रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है और जो दूसरी अदर पब्लिशर की बुक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन हमारा चल रहा है। और साथ साथ हम आपके लिए एक अच्छे नोट्स पॉइंट वाइज तरीके से जो है इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। आज का जो हमारा यही टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर जो सेंटर ऑफ मास। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की ओर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ मास नथिंग एल्स, बल्कि हमारे पास जहाँ पे किसी बॉडी का जो मास है लाई करता है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। एक सेंटर ऑफ मास का जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो इससे पहले हमने थोड़े से पॉइंट जो है आपके सामने रखे थे, वो आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। होते क्या हैं, देखिए एक तो बॉडी के बारे में आप जानते ही हैं। जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पास पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए पहला तो हमारे पास एक्सटर्नल बॉडी क्या होती है उसके बारे में आपको पता हो। एक्सटर्नल बॉडी क्या होती है, एक्सटर्नल बॉडी EXTERNAL, एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है ना। एक्सटर्नल बॉडी हम किसको बोलेंगे, एक ऐसी बॉडी जिसका मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बॉडी। ए रियल और एक्सटर्नल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक्सटर्नल बॉडी क्या होगी, जिसका मास जो है हमारे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम एक्सटर्नल बॉडी बोलते हैं। एक कोई हमारे पास रियल बॉडी है या एक्सटेंडेड बॉडी है, वो हमेशा एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है। मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमें पता है कोई भी बॉडी बनी होती है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए हमने जो बात की थी फोर्स के बारे में बात की थी। फोर्स भी हम कई तरह से यूज़ करते हैं, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स की। इंटरनल फोर्स की देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय the particles of a system or one another are called the system of the internal forces। और देखिए जो ये फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं, ये होल्ड रखते हैं पार्टिकल्स को, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो अनेक हो हमारे पास। और पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल की यदि आप डेफिनेशन देखें तो पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट वोज मास इज फाइनेट, जिसका मास जो है फाइनेट है लेकिन उसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। साइज जो है उसका और इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए पॉइंट पार्टिकल्स हैं, हम पार्टिकल एक बिंदु के समान लेते हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल ले लें, कोई छोटा से छोटा पार्ट भी हो सकता है, जैसे हम ये ले लेते हैं तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक इसका मास तो फाइनेट है। देखिए बॉडी कोई भी हो, मास फाइनेट है, ये हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था कि मास जो है किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। अदर प्लैनेट पे जाओगे तो मास सेम रहेगा, क्योंकि मास किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मास जो है किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो नहीं चेंज होती। लेकिन जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल का हम साइज है और जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब है नहीं है, साइज नहीं मानेंगे उसका और ना इंटरनल स्ट्रक्चर मानेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है सिस्टम क्या होता है, देखिए ये पॉइंट सिस्टम, ये आपकी फिजिक्स में बार बार आता है। सिस्टम होता क्या है, ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखिए एक सिस्टम एक बहुत सारे या बहुत ज़्यादा नंबरों का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ए बॉडी
फाइनाइट साइज रिगार्ड मतलब जो कोई भी बॉडी है फाइनाइट साइज है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। देखिए सिस्टम जो है छोटा भी हो सकता है, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, सिस्टम हमारे पास पता नहीं कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए सिस्टम की ब्रांच भी अलग अलग होती है। देखिए जब हम बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा सौर मंडल है यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, क्योंकि उसके जो सारे के सारे पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। सभी पार्टिकल जो हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम उसको पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान सकते हैं। आपके स्कूल का कैंपस है उसको आप एक सिस्टम मान सकते हैं। हमारी जैसे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सिस्टम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट है वो एक सिस्टम हो गया। तो जैसे हमारे सीज हैं, महासागर हैं, वो भी एक तरह से एक सिस्टम हो गया जो उसके अंदर रहते हैं। तो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक हमने इंटरनल फोर्स की बात करती है, अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी आर कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो बाहर से लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स है वो बाहर से लगता है। तो इस तरह के जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे? एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? यही हमारा आज का मेन पॉइंट है जो चैप्टर रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी आर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज ए सिंगल पॉइंट एट विच द whole mass of the body or system is imagined to be concentrated and all applied forces at that point। ठीक है ना, ये कहता है भी एक सिंगल पॉइंट है, मान लो कोई भी बॉडी हमारे पास है उसमें कोई एक सिंगल पॉइंट है हमारे पास, ये जैसे हम बॉडी मान लेते हैं और ये कोई सिंगल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल पॉइंट जहाँ पर बॉडी का पूरा मास यानी कि सिस्टम का पूरा मास लाई करता है, मान लो यहाँ पे इस बॉडी का पूरा मास लाई करता है, ठीक है ना, और यहीं पे सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है और सारे के सारे फोर्स इसी पॉइंट पर लगते हैं, तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं, देखिए जब हम मोशन, सेंटर ऑफ मास में मोशन का ही हमारे पास चैप्टर है, ये रोटेशनल मोशन की बात है ना, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे, देखिए मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल और कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पार्टिकल हो वो जो है मूव करता है डिफरेंट मैनर में अदर दैन दी पार्टिकल्स। इसलिए इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मोस्टली किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो बॉडी के सेंटर में लाई करता है और जिस पे सारे का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी में थोड़ा फ़र्क है, ये बात ध्यान रखिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम में थोड़ा है डिफरेंस क्या है? देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हमने ये पॉइंट पढ़ ही लिया है, ए पॉइंट वेयर वोल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड सो एज टू डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन। जबकि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट पॉइंट which moves in same way in which single particle having total mass of the particle and subjected to the external force would move। ठीक है ना, अब हम समझेंगे जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप। डिपेंड ये ज्योमेट्रिकल शेप पे करता है, अभी बॉडी सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर में है या कोई रिजिड बॉडी है किसी भी तरह की, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। तो सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पर वो डिपेंड करता है, ये आप याद रखेंगे। इफ़ ए बॉडी इज सिमेट्रिकल एंड ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन द सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये ध्यान रखिए। देखिए यदि मान लो बॉडी को सिमेट्रिकल है और यूनिफॉर्म उसकी कंपोजिशन है तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। तो इसके थोड़े से हमारे पास एग्जांपल है। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
समटाइम्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम इसको कई बार बोलते हैं, इज द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एक्ट, जहाँ पर उस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और फॉर ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी सच एज सिमेट्रिकल कार्डबोर्ड शेप, द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ये जो है सेंटर ऑफ मास के हम पॉइंट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर पॉइंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ स्केयर, अब सिमेट्रिकल होता है स्केयर भी, इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, जो उसके जैसे हमारे पास कोई ये स्केयर है तो इसका जो मास कहाँ लाई करेगा, इसके डायगोनल का जो सेंटर होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर इज एट इट्स सेंटर होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बार इज एट द मिडल पॉइंट। देखिए हमारे पास कुछ आपके सामने एग्जांपल है तो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, जो इसकी मिडल एक्सिस है उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे लाई कर रहा है। ऐसे ही देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, जब हम दोनों का ऐसे मिड बाइसेक्टर लेते हैं तो वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सर्कल की जब हम बात करेंगे तो जहाँ पे दो डायमीटर काटते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ये जैसे हमारे पास सर्कल है जहाँ पे डायगोनल मीट करेंगे दोनों तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करें। इसी प्रकार हमारा जो रेक्टेंगल में भी सेम पोजीशन रहेगी, जहाँ पे डायगोनल मीट करते हैं इनके सेंटर ऑफ मास वो कहलाता है। पॉइंट जो हमारे पास ये है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास COM जिसको हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास को COM से लिखते हैं, इज यूजफुल इन एनालाइजिंग द कॉम्प्लिकेटेड मोशन ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलरली व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कोलाइड और एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड इनटू फ्रैगमेंट। जब कोई बॉडी टूट जाती है या फ्रैगमेंट हो जाते हैं उसके, तो ये बड़ा काम आता है उसको डिटरमाइन करने में। अब देखिए सेंटर ऑफ मास हम निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसका हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास जो है दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टिकल हैं, हमारे पास किसी तरह से टू पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल एक x1 है x2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सम ओरिजिन O, ठीक है ना, कोई भी दो पार्टिकल हमारे पास और उसकी डिस्टेंस हो सकती है ओरिजिन से, और मान लो दोनों पार्टिकल का मास m1 और m2 है, मास ऑफ द टू पार्टिकल्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दैट पॉइंट C इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर वेयर ऑफ द ओरिजिन। तो ये हम कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं। देखिए जब हम आपने जो है 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, तो दो पॉइंट के बीच की जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो यही फार्मूला होता है m1 x1। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई ओरिजिन है हमारे पास, और डिस्टेंस हमारे पास ये रेशो है जब हमारे पास m1 m2 है, और पॉइंट हम ले लेते हैं ये x1 x2 और y जो भी लेते हैं ये x1 और y1 ले लेते हैं, और ये मान लो हम ले लेते हैं x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा चलेगा। तो x की वैल्यू फिर हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमने 10th क्लास में सीखा था। डिस्टेंस निकालते हैं, मिड पॉइंट जब निकालते हैं ना, मिड पॉइंट का भी लगभग यही फार्मूला होता है। तो यदि हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, देखिए ये x है ना, तो यहाँ पे y आ जाएगा। और जब z कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे x2 के स्थान पे z2 आ जाएगा, और x1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा। तो ये तीन तरह से बन जाएगा हमारे पास, x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में और z कोऑर्डिनेट में। ये तो हम बात करते हैं जब दो पार्टिकल्स होते हैं, और जब पार्टिकल्स एंड हो जाते हैं, मतलब असंख्य पार्टिकल हो जाते हैं, तब हम सेंटर ऑफ मास क्या लेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 और लास्ट वाले का mn, n पार्टिकल्स हो गए तो mn तक हम मास ले लेते हैं। और इसी में मान के चलेंगे जो उसके पोजीशन वेक्टर हैं हमारे पास r1 r2 r3 और rn उसके क्या हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर r एंड इज इक्वल टू, देखिए सेंटर ऑफ मास की जो हमने देखी यहाँ पे डेफिनेशन ले लिया ना, तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा सेम टू सेम, ठीक है ना। तो इसी का हम यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू m1 x1। तो देखिए जब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम
जब n पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसका फार्मूला हम कैसे करते हैं, देखिए R इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ, ये मैथ का फार्मूला हमारे पास सुमेशन का मतलब इन सभी का जोड़, इन सभी का सम, I इज इक्वल टू 1 to n, ये MI है, क्या है MI, और I की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से शुरू होगी और n तक चलेगी जाएंगे। जैसे MI है, अगर हम 1 ले लेते हैं, M1 R1 हो जाएगा डिवाइड बाई M हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ले लेंगे हम M2 R2 और डिवाइड बाई M, तो ये इस तरह से हम ले सकते हैं टोटल, ठीक है ना। वेर M क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इफ XC YC ZC आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। देखिए सेंटर ऑफ मास का सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, सम ऑफ ऑल पोजिशन इनटू मास। पोजीशन हमारी क्या होती है, x होती है, और मास क्या होता है, m होता है ना, तो वो हम ले लेंगे। अगर x1 ले लेते हैं, x1 m1 हो सकता है, या x2 m2 हो सकता है, जो भी होगा, डिवाइड बाई सम ऑफ दी ऑल मासेज, जिसको हमने कैपिटल M से हम लिया है ना, तो जो यहाँ पे हमने कैपिटल M दिखाया है, ये सम ऑफ दी ऑल मासेज है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, इस तरह से चलेगा, इसलिए हम इसको कैपिटल यूज़ किया है। और तो n पार्टिकल की बात करेंगे तो सम ऑफ द ऑल पार्टिकल, तो सम ऑफ द ऑल पार्टिकल निकालेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और लास्ट में mn xn आ जाएगा, वही नीचे क्या आ गया, सम ऑफ द ऑल द पार्टिकल। ये हो गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट में बात करेंगे तो x रहेगा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने किया था xc सुमेशन ऑफ, देखिए क्योंकि ये सम है सभी पार्टिकल्स का, ये क्या है, सभी पार्टिकल्स का सम है, तो सभी का जब सम लिखते हैं तो इस तरह से हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, सुमेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 to लेकर के और n तक पार्टिकल का ये जोड़ है, सम है ये, ठीक है ना, डिवाइड बाई सम ऑफ दी ऑल पार्टिकल्स, और उसके लिए हमने जो है MI ले लिया, यानी MI का मतलब क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और अप टू NNN जो भी होगा हमारे पास वो हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट, तो x के स्थान पे अब क्या आ गया, y1 y2 y3 और yn, नीचे सेम रहेगा, मास तो सेम है हमारे पास, वो नहीं चेंज हो रहा। तो जब हम बात करेंगे मैथमेटिकली तो yc कैसे लिखेंगे, फिर वही सेम सिंबल हमारे पास, यहाँ पे xi के स्थान पे क्या आ गया, yi, और mi हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो हमारा z कोऑर्डिनेट है, अब y के स्थान पे z आ गया, z1 z2 z3 और zn से नीचे वही सेम रहेगा। और जब मैथमेटिकल फॉर्मेशन में सम निकालते हैं तो ZC क्या हो जाएगा, सुमेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n MI ZI, और नीचे क्या आ जाएगा MI। देखिए MI ZI का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लें, सुमेशन का मतलब इन सभी का सम। देखिए जैसे मान लो हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास जो है ऐसे लिया हुआ है कोई संख्या 1 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म तक जोड़ करना है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं सुमेशन ऑफ NI, सुमेशन ऑफ NI, और n की वैल्यू कहाँ से डिवाइड करती है, 1 से लेकर के n तक जो है इसकी वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट जो है सेंटर ऑफ मास के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास थोड़े से पॉइंट अब सामने आए हैं, क्या है, एक तो हमने अभी निकाला सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, हमने अभी निकाला है। तो n पार्टिकल्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है जब समय हमें निकालना है, ये वाला ही फार्मूला है। और यहाँ पे ZC यदि x का निकालना तो XC आ जाएगा, और y का निकालना है तो YC आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा, अगर Z एक्सिस है तो हम ZI लिखेंगे, और y एक्सिस है तो हम YA लिखेंगे, और x एक्सिस है तो हम क्या लिखेंगे, XI लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है ना। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो वो किस पे लाई करता है, ओरिजिन पर लाई करता है, किस पे यह लाई करेगा, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यह आप बात ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 2 बॉडीज कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पर लाई करता है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा, यदि मान लो हम M1 और M2 m के बराबर ले लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द मास लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, तो वो बीच में ही हमारा लाई करता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास क्या होता है।
देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस केस में जो है वो कांस्टेंट होती है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और जो हमारे पास इसके की पॉइंट होंगे वो एक बार नोट कर लीजिए। देखिए नंबर 1 की पॉइंट क्या है जो आपको एक नंबर में जो आपके काम आ सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है, देखिए हम आपको याद दिला देते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी आर सिस्टम इज इट्स बैलेंसिंग पॉइंट होता है। इसको सेंटर ऑफ मास क्या है, उसको बैलेंस कर देता है उस पॉइंट को जहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये बॉडी को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। क्या करेगा, उसको बैलेंस कर देता है। दूसरा, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है उसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देखिए जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो रिमेन अनचेंज इन रोटेटरी मोशन, वेयर एज पोजिशन ऑफ CM यानी कि सेंटर ऑफ मास चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि बॉडी यदि मान लो सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं रोटेट करती है तो वो सेम रहेगा, लेकिन यदि वो ट्रांसलेटरी मोशन है तो वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द शेप ऑफ बॉडी। हमने बात की थी वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, अभी वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या वो स्क्वायर है, तो वो उसके शेप पे डिपेंड करता है। और फिफ्थ पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट बी लाई विद इन द सिस्टम। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो बाहर या अंदर लाई करे, तो वो फिक्स नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। मान लो कोई बॉडी हमारी ये बॉडी है तो ज़रूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में रहेगा, क्योंकि वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, वो बाहर भी आ सकता है। वो क्या आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। 6 पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटेड टू एनी इंटरनल या जो हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है ना। देखिए यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वेरियस पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द सिस्टम। लास्ट पॉइंट हमारा जो आपको नोट करना होगा, इन ए 2 पार्टिकल सिस्टम द सेंटर ऑफ मास डिवाइड इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल इन द इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, सेंटर ऑफ मासेस। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।